गुड इवनिंग, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले जो है सिलेबस का लगभग जो है 50% सिलेबस हम लोगों ने क्या कर लिया था, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो क्या क्या सिलेबस में हम लोगों ने किया था उसको मैं बता देता हूं, और क्या क्या सिलेबस में बचा है उसको मैं डिस्कस करता हूं, और उसी के क्रम में हम लोग टॉपिक क्या करेंगे, आगे बढ़ाएं। अगर आप आएंगे तो टॉपिक पर संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता सिटीजनशिप, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट का टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक, पार्लियामेंट का सारा टॉपिक्स हम लोगों ने क्या किया था, कवर किया था। स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, एडवोकेट जनरल, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्या किया था, क्लियर किया था। उसके बाद अगर आप आएंगे तो न्यायपालिका जुडिशरी, न्यायपालिका जुडिशरी, यह भी टॉपिक हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ये मेजर टॉपिक्स हम लोगों ने क्या किया था, कवर किया था। जो हम लोग के टॉपिक बचे हुए हैं वो टॉपिक्स इस प्रकार हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे अगर आप आएंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टॉपिक हम लोगों का क्या हुआ है, बचा हुआ है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपसे अक्सर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का टॉपिक क्या हुआ है, हम लोग करेंगे, यह टॉपिक आपका बचा हुआ है। उसके बाद अगर आप आएंगे स्थानीय स्वशासन के अलावा आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल इमरजेंसी, तो आपातकाल का टॉपिक हम लोग करेंगे, इमरजेंसी का टॉपिक करेंगे। आपातकाल या इमरजेंसी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो जाए, पूरी तरीके से जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी, वह जो है पूरी तरीके से फेल हो जाए, तो ऐसे संदर्भ में जो है राष्ट्रपति क्या करता है, वहाँ पे गवर्नर के माध्यम से शासन करता है। तो यह बात आर्टिकल 356 में बताई गई है। उसके अलावा अगर आपातकाल में आप आएंगे तो आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है फिनेंशियल इमरजेंसी का बात किया गया है, वित्तीय आपातकाल का बात किया गया है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन का भी टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे कि संविधान संशोधन में तरीका क्या क्या तरीके बताए गए हैं। सिंपल मेजॉरिटी, उसमें अगर आप आएंगे तो उसमें हम लोग जो है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। और इसके अंतर्गत जो करंट के अमेंडमेंट हुए हैं और उसके अलावा जो पहले अमेंडमेंट हुए हैं, उन अमेंडमेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जो जहाँ से आपसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो संविधान निर्माण, संविधान निर्माण, तो संविधान निर्माण का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, यह टॉपिक्स मैंने नहीं कराया था,
तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से, जब 1947 में क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो किस तरीके से जो है 1946 से किस तरीके से जो है किस तरीके से संविधान बनाने का क्रम स्टार्ट हुआ, तो विकास क्रम के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग परिषद अधिनियम के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से परिषद अधिनियम के अंतर्गत किस तरीके से विकास क्रम संविधान के विकास के लिए हुआ। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों के बचे हुए टॉपिक्स हैं, हम लोग एक एक करके क्लास के लेक्चर के माध्यम से इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिया है, तो इस पे अब हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अब लोग डिस्कशन का जो सब्जेक्ट होगा ये सारे टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स का मतलब कि पॉलिटी से संबंधित हाल फिलहाल में जो है कोई घटनाएं घटी हों, तो वैसे टॉपिक्स भी मैं क्या करूँगा, इसके अंतर्गत कॉन्क्लूड करूँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो है आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, और वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बनाने में जो है सक्षम रहें। तो जो है देर न करते हुए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ बुनियाद के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट के बारे में आएंगे, गवर्नमेंट के बारे में अगर आप आएंगे या सरकार के बारे में आएंगे, तो सरकार के स्तर पे अगर आप आएंगे तो सरकार के स्तर पर जो है आपको केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर राज्य सरकार, उसी तरीके से अगर आप आएंगे तो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज और शहरी स्तर पर आपको जो है नगर पालिका दिखाई देगा। तो इस प्रकार जिस तरीके से सेंट्रल स्तर पे केंद्र सरकार के पास कुछ अधिकार होते हैं, वह अपना कार्य क्या करती है, संपादित करती है। राज्य स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कार्यों को संपादित करती है। उसी तरीके से अगर आप निचले स्तर पे जाएंगे, गांव के स्तर पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन का क्या होगा, कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पे हम लोगों ने देखा था फेडरल सिस्टम में क्या बताया गया है, फेडरल सिस्टम में या संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत यह बताया गया है कि वहाँ पे शक्तियों को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। शक्तियों को इसलिए बांटा जाता है कि वह व्यक्ति या वह संस्था अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या हो, सक्षम हो, उसके पास अधिकार हो, उसके पास कर्तव्य हो, उसको अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए किसी और लोगों की अनुमति की ज़रूरत न हो। तो इस तरीके से जो है अगर आप आएंगे तो विकेंद्रीयकरण
विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था क्या करी गई, अपनाई गई। डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि जिस तरीके से केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, उसी तरीके से स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को डेवलप किया गया, और शहरी स्तर पर या जो है नगरीय स्तर पर नगर पालिका व्यवस्था का व्यवस्था किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ के लोगों के पास अपने विकास के लिए स्वयं के पास क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। तो इसके लिए जो है प्रॉपर वे में संविधान में क्या किया गया, व्यवस्था किया गया। 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया, और 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो अगर स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आएंगे। तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हम लोग जो है, अगर आप ग्रामीण स्तर पे आएंगे, ग्रामीण स्तर पर, तो ग्रामीण स्तर पर हम लोग ग्राम पंचायत का टॉपिक क्या करेंगे। और इसी ग्राम पंचायतों को जो है पंचायती राज व्यवस्था का नाम दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम। उसी तरीके से अगर आप शहरी स्तर पे आएंगे, तो शहरी स्तर पर जो है कौन सी व्यवस्था बनाई गई है, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद। और अगर बड़े शहर हों, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है नगर निगम की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत करेंगे। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत फॉर्मेटिंग मैं कर दे रहा हूँ, इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। महत्वपूर्ण समितियों के बारे में कहने का मतलब यह है कि जो इम्पोर्टेंट कमेटीज बनी, उन कमेटीज के बारे में हम लोग देखेंगे। इस कमेटीज से आपसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की क्या है, संभावना है। उसके अलावा महत्वपूर्ण समितियों के बाद हम लोग देखेंगे पंचायती राज, और पंचायती राज के बाद हम लोग देखेंगे नगर पालिका। तो ये 3 टॉपिक्स इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए जो ये कमेटीज बनाया गया, जो इनका विकास क्रम था, उस विकास क्रम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे।
महत्वपूर्ण समितियां, और इन समितियों के विकास क्रम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। विकास क्रम, तो विकास क्रम में जो है सबसे पहले हम लोग जो है विकास क्रम समझेंगे, किस तरीके से जो है बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, अशोक मेहता कमेटी बनी, ये सारी कमेटी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो 1947 में देश क्या होता है, आज़ाद होता है, देश स्वतंत्र होता है, अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से मुक्त होता है, और अंग्रेज़ जो है भारत को उसके विरासत में गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, देते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब, जब देश स्वतंत्र होता है तो अपने लोगों के पास अपने लोगों के विकास के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी आ जाती है। उनको डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से जो है अशिक्षा को दूर किया जाए, किस तरीके से बेरोज़गारी को कम किया जाए, किस तरीके से लोगों के पर कैपिटा इनकम में वृद्धि करी जाए। कुल मिला के गाँव स्तर से निचले स्तर से विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। तो पंचायतों के विकास के लिए तो ग्रामीण स्तर से क्या किया गया, 2 अक्टूबर 1952 को उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उसे हम लोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य यह था कि किस तरीके से सामुदायिक स्तर पर लोगों का विकास किया जाए। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो आगे एक कमेटी बनती है बलवंत राय मेहता कमेटी या जिसे हम लोग BR मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी जो है बनाया गया पंचायतों के विकास के लिए, कि भारत में पंचायतों का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो पंचायत त्रिस्तरीय होना चाहिए या द्विस्तरीय होना चाहिए या किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके लिए जो है क्या बनाया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी। बेसिकली बलवंत राय मेहता कमेटी इसलिए बनाया गया कि जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरी तरीके से क्या हो गया, असफल हो गया। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हुआ तो भारत सरकार के सामने यह चुनौती आया, यह चैलेंजेज आया कि अब किस तरीके से जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विकास किया जाए या ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, पंचायतों के विकास के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में गठित किया गया।
और यह कमेटी के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रीवियस टाइम में पूछा भी गया है कि कौन से कमेटी के सुझावों के आधार पर पंचायतों के लिए त्रिस्ट्रक्चर या जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई, तो उस कमेटी का नाम क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में बनाया गया। क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था वह पूरी तरीके से असफल रहा। उस असफलता को दूर करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए, पंचायतों के विकास के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायतों के लिए कौन सा स्ट्रक्चर दिया? त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये देखते हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है क्या। त्रिस्तरीय व्यवस्था, या त्रिस्तरीय संरचना। तो त्रिस्तरीय संरचना कौन से कमेटी के द्वारा? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। आइए देखते हैं त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत उन्होंने किस तरीके का स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया। तो ग्राम स्तर पर या विलेज लेवल पे विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत की बात की, ग्राम पंचायत। तो ग्रामीण स्तर पर या गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की। प्रखंड स्तर पर या ब्लॉक के स्तर पर, प्रखंड या ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति की बात की, पंचायत समितियों की बात की। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की, जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की गई। तो इस प्रकार बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई और यह कहा गया कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, प्रखंड या ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बनाई जाएगी और उसके अलावा जिला स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो है क्या किया जाए? विकास किया जाए। तो यह बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा गवर्नमेंट को सुझाव दिया गया। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर को या त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। अगर अपनाता है तो यह व्यवस्था पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? उस समय लागू हो जाएगी। तो अभी आपको इतना समझना है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने दिया? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया और उन्होंने जो है यही त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की। उसके अलावा इसके अंतर्गत उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का बात किया गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विकास किया जाएगा तो उससे जो है क्या होगा?
उससे निचले स्तर पर लोगों को अपने निर्णय लेने में क्या आएगी, कैपेबिलिटी डेवलप होगा, और वह यह भी महसूस करेंगे, उनके अंदर यह फीलिंग्स आएगा कि वह सरकार के डिसीजन लेने में जो है क्या है, भागीदारी अपना निभा रहे हैं। तो इस तरीके से बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की या लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि उनके लिए जो भी योजना बनाया जाए उन्हीं के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाए, उनके लिए जो भी डिसीजन लिया जाए वहीं के लोकल लीडर के द्वारा लिया जाए। तो बेसिकली कहने का मतलब जिससे उनके अंदर यह फीलिंग्स आ सके कि वह सरकार के डिसीजंस में उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। पंचायतों के विकास में सबसे पहले अगर आप आएंगे तो सबसे पहले जो पंचायतों का विकास किया गया या पंचायतों के विकास की बुनियाद रखी गई तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ पे जो है पंचायती राज व्यवस्था का विकास किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था का विकास जो है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले से क्या किया गया, इसका प्रारंभ किया गया। तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई या इसकी शुरुआत की गई। उसके अलावा 1959 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया। उसके बाद 1960 में 1960 में असम, 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक इन राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। 1962 में महाराष्ट्र, 1963 में गुजरात, 1963 में गुजरात और 1964 में पश्चिम बंगाल। इस तरीके से धीरे धीरे पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया, विकास किया गया। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कहाँ से किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले से किया गया। उस समय किसके द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा क्या किया गया, राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस प्रकार जो है धीरे धीरे पंचायतों के विकास के क्रम जो है चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग जो है BR मेहता या बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में देख रहे थे, जिन्होंने पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की। उसी तरीके से अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनाया गया। 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनाया गया और अशोक मेहता कमेटी के द्वारा, अशोक मेहता कमेटी के द्वारा पंचायतों के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की गई। द्विस्तरीय व्यवस्था की बात, तो इस तरीके से अगर आप आएंगे तो BR मेहता ने जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की और इन्होंने जो है द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की कि द्विस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, द्विस्तरीय होना चाहिए। तो द्विस्तरीय के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रखंड स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जिला परिषद। तो इस तरीके से अगर आप आएंगे तो अशोक मेहता कमेटी 1977 में जो बनाया गया, उन्होंने पंचायतों के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की। उसके अलावा अशोक मेहता कमेटी 1977 में जो बनाया गया था, इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत किया गया। 1978 में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। तो इनके द्वारा जो चीज़ें प्रस्तुत की गई, सुझाव दी गई थी, भारत सरकार के द्वारा इनके रिपोर्टों को अस्वीकार कर लिया गया। रिपोर्टों को अस्वीकार कर दिया गया। तो इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। तो इस प्रकार बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई, त्रिस्ट्रक्चर व्यवस्था की बात की गई थी, उसको क्या किया गया? लागू किया गया। जबकि अशोक मेहता कमेटी, जिसके द्वारा द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की गई, उसके रिपोर्टों को सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? सरकार के द्वारा उसको अस्वीकार कर दिया गया। नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेटी पर। डॉक्टर PV के राव कमेटी, PV राव कमेटी। तो एक नई कमेटी बनाई गई अशोक मेहता कमेटी के बाद, जिसे डॉक्टर PV राव कमेटी के नाम से जानते हैं, और यह 1985 में बनाया गया। 1985 में जो है क्या किया गया? डॉक्टर PV राव कमेटी का गठन किया गया। इन्होंने पंचायतों में आरक्षण की बात की। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले पंचायतों में आरक्षण की बात किसने किया, तो आरक्षण का बात किसने किया? डॉक्टर PV राव कमेटी के द्वारा। यह आरक्षण जो है किसके लिए किया गया, किसके लिए इन्होंने सजेशन दिया? तो आरक्षण जो है SC,
ST एंड वोमेन। तो अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति और महिलाओं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण की बात जो है डॉक्टर PVK राव कमेटी 1985 में जो है की गई। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी है डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी। डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी, और डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी कब बनाया गया? 1986 में। 1986 में जो है डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी बनाया गया और LM सिंघवी कमेटी के द्वारा यह सजेशन दिया गया, यह सलाह दिया गया कि पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। तो इनके द्वारा जो है पहली बार पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। पंचायती संस्थाओं को, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा देने की बात की। तो इस प्रकार डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी जो 1986 में बनाया गया, इन्होंने जो है पंचायतों को जो है संवैधानिकता प्रदान करने के लिए या संवैधानिक दर्जा देने की बात की। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। डॉक्टर PK थुंगन कमेटी, डॉक्टर PK थुंगन कमेटी। तो डॉक्टर PK थुंगन कमेटी 1988 में बनाया गया, 1988 में बनाया गया और इनके द्वारा भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की गई। संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की गई। देखिए कमेटी मैं क्यों बता रहा हूँ, कमेटी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कमेटी से इस तरीके से सीधे पूछ दिया जाएगा कि सबसे पहले किसने जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, तो कौन से कमेटी के द्वारा किया गया, तो जो है ये आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों के लिए किसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा गया। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, BR मेहता कमेटी के द्वारा जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी के द्वारा पंचायतों के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की गई। तो पंचायतों के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था की बात अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया, जो 1977 में बनाया गया था। तो इस प्रकार ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि एक तरफ कमेटी का नाम दिया रहेगा और दूसरी तरफ उस कमेटी से संबंधित इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिए रहेंगे। तो अगर उस इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होगा तो मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन वो आपसे क्या कर देता है, पूछ देता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
ध्यान में रखना है। तो ये कमेटी के बारे में हम लोगों ने क्या किया, बात किया। अब आइए जो है मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो हम लोग देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जो है संवैधानिक दर्जा क्या किया गया, प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके लिए भाग 9 पार्ट 9 में जो है भाग 9 पार्ट 9 में 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया। 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया। क्या किया गया, 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो 16 नए अनुच्छेद जब जोड़े गए तो वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो गए, तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O। तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O भाग 9 के अंतर्गत जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 16 और नए अनुच्छेद क्या कर दिए गए, जोड़े गए। उसके अलावा पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर आपको याद होगा पिछले क्लासेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था अनुसूची के बारे में, शेड्यूल के बारे में, जिसमें जो है हम लोगों ने 12 अनुसूची के बारे में डिस्कस किया था। 12 अनुसूची में अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बात किया था कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत या 11 शेड्यूल के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था की क्या करी गई है, बात की गई है। जबकि 12 शेड्यूल के अंतर्गत 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है नगरों के स्तर पर नगर पालिका या नगर निगम की व्यवस्था की गई है। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है किसको रखा गया है, तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम पंचायत को रखा गया है। किसको रखा गया है, ग्राम पंचायत को रखा गया है। अगर आप 11वीं अनुसूची में आएंगे तो ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
11वीं अनुसूची अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए या पहले पूछा भी गया है कि 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किसको रखा गया है, ग्राम पंचायतों को रखा गया है। ग्राम पंचायतों को क्या किया गया है, रखा गया है। विलेज पंचायत के बारे में बताया गया है कि ग्राम के स्तर पर, गांव के स्तर पर किस तरीके से वहां के लोगों का विकास किया जाए, वहां के लोगों को किस तरीके से भारत सरकार के निर्णयों में उनकी भागीदारी को स्थापित किया जाए। इसीलिए जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई कि जिससे निचले स्तर पर लोग अपने विकास के लिए उनके ही लोग जो है, उनके गांव के ही लोग, उनके ग्राम प्रधान ही क्या करें, उनके विकास के लिए डिसीजन ले सकें। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं, 29 विषयों को रखा गया है। कितने विषय रखे गए हैं, 29 विषयों को रखा गया है। ये 29 सब्जेक्ट क्या है, 29 सब्जेक्ट का मतलब कि ऐसे विषयों पर नियम बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, तो ग्राम पंचायतों के पास होगा। ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। उन 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार या नियम बनाने का अधिकार या वैसे मामलों में करों की उगाही करने का अधिकार या टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार वह किसके पास है, वह ग्राम पंचायतों के पास है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसे लागू कब किया गया, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। कब किया गया इसे, 24 अप्रैल 1993 को इसे पूरे देश में क्या कर दिया गया, लागू किया गया। और इसी 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी जाना जाता है, पंचायत दिवस। तो अगर आपसे कहा जाए कि पंचायत दिवस जो है किस डेट को मनाया जाता है, तो पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो है पूरे भारत में क्या किया गया, इसको पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित टॉपिक्स को क्या किया, डिस्कस किया। कल के क्लास में इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंस आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है, किस तरीके से BDC का इलेक्शन होता है, किस तरीके से वहाँ पे चुनाव में जो है लोग भाग लेते हैं। ये सारे मुद्दों के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद एंड जय